सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी में 11th की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जो है निर्धनता या गरीबी या पुअर्टी इसको कहते हैं। ठीक है, तो गरीबी क्या है और गरीब वर्ग के अंतर्गत लोग कौन आते हैं, निर्धनता रेखा क्या है या गरीबी रेखा क्या है, गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले लोग कौन से हैं और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग कौन से हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एडम स्मिथ, जिनको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, उन्होंने एक बात कहा है, कोई भी समाज कभी सुखी और संपन्न नहीं हो सकता है जिसके अधिकांश सदस्य निर्धन और दयनीय हो। तो ये शब्द जो है, ये कथन एडम स्मिथ साहब ने, अर्थशास्त्र के जो जनक हैं, उन्होंने कहा कोई भी समाज कभी भी सुखी और संपन्न नहीं हो सकता है जिसके अधिकांश सदस्य निर्धन और दयनीय हो। जन जन की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की संपूर्ति और निर्धनता निवारण स्वतंत्र भारत का एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। ये लाइन क्या कह रही है कि जन जन की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की संपूर्ति और निर्धनता निवारण ही स्वतंत्र भारत का एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। इसका मतलब मूलभूत आवश्यकताओं का मतलब क्या होता है कि किसी भी मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं। हम सभी लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं रोटी, कपड़ा और मकान, यानी कि खाने के लिए हमको भोजन चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए और रहने के लिए घर चाहिए। ये तीनों चीजें हम लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, हमारी सभी पंचवर्षीय योजनाओं के विकास में जिस स्वरूप को अंगीकार किया है, उसका उद्देश्य समाज के निर्धनता और सबसे पिछड़े सदस्यों का उन्नयन यानी कि अंत्योदय रहा है। यानी कि समाज का जो सबसे अंत में व्यक्ति आता है उसका उदय, सबसे पिछड़ा वर्ग जो आता है उसका उदय करना, जो सबसे पिछड़े तबके में जो व्यक्ति बिलोंग करता है उसको समाज की मेन मुख्य बिंदु धारा में लाने का जो प्रयास है, उसी को समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति है ना, उसका भी उदय ही अंत्योदय कहलाता है। निर्धन या गरीब वर्गों को समाज की मुख्य धारा का अंग बना सभी के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करने का ध्येय लेकर ही हमारे विकास कार्यक्रमों की रचना की गई है। मतलब हमारे जो भी विकास कार्यक्रम चलते हैं उन सभी का एक ऐसा मानक बनाया जाता है कि जो समाज के सबसे न्यूनतम जीवन स्तर में हो, जो सबसे नीचे जीवन स्तर जिसका हो, उसको भी कुछ ऐसा लाभ मिले कि वो अपने जीवन स्तर को सुधार सके, उसके जीवन स्तर में कुछ परिवर्तन हो। ठीक है, संविधान सभा को संबोधित करते हुए 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा क्या कि स्वतंत्रता की प्राप्ति मात्र एक कदम है, जो एक सुअवसर का आरंभ मात्र है। अभी और बहुत सी महान उपलब्धियां और विजयोत्सव हमारी प्रतीक्षा में हैं। ये होंगे निर्धनता, अज्ञानता, रोग और अवसरों की असमानताओं के उन्मूलन के उत्सव। जब हमारा देश, अपना देश आज़ाद हुआ तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने इस संबोधन में उन्होंने कहा कि भी और भी बहुत सारे अवसर आएंगे जिसको हम लोगों को उपलब्धियां आएंगी, जिनका हम विजयोत्सव मने, जिनके विजय का उत्सव हम लोग मनाएंगे। निर्धनता, अज्ञानता, रोग और अवसरों की असमानता का उन्मूलन यानी कि इनको खत्म करने का एक हम लोगों को उत्सव मनाने का मौका मिलेगा। मूलभूत आवश्यकताओं में मैंने आपको क्या बताया, हर व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती है, बेसिक फंडामेंटल तीन ही होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। अब भारत की अगर बात की जाए तो भारत में एक ऐसी मानक रेखा बनाई गई है जिसको कहते हैं गरीबी रेखा। ठीक है, और ये गरीबी रेखा जो बनाई गई है उसमें सरकार ने एक मोटा आंकड़ा बनाया है कि उस आंकड़े में वो कह रहा है कि उसके नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला बोला जाएगा और उसके ऊपर जीवन यापन करने वाले को कहा जाएगा कि ये गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले लोग हैं। ठीक है, आज विश्व के निर्धनों की कुल संख्या के 5वें हिस्से से अधिक निर्धन केवल भारत में रहते हैं। ठीक है, विश्व के मतलब जितने भी गरीब लोग हैं, निर्धन लोग हैं, उनकी संख्या में जो मतलब उनका जो मानक है ना, उसमें लगभग 5वां हिस्सा भारत का है। और भारत की लगभग 130 करोड़ की जो आबादी है ना, उस 130 करोड़ की आबादी में लगभग 30 करोड़ लोग आते हैं जो असक्षम हैं, जिनके पास मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की चीजें नहीं है, यानी कि उनके पास रोटी नहीं है, उनके पास कपड़ा नहीं है, उनके पास मकान नहीं है। ठीक है, उनके पास रोटी, कपड़ा और मकान तीनों का अभाव है। 30 करोड़ लोग आते हैं।
ठीक है। निर्धनता के अनेक आयाम होते हैं, अतः अनेक सूचकों के माध्यम से उनको अवलोकन करना होगा। कह रहे हैं कि निर्धनता के अनेक आयाम होते हैं, उनको सूचकों के माध्यम से अवलोकन करना होगा। कहीं आप और उपभोग के स्तर, ठीक है, कहीं आय और उपभोग के स्तर, यानी कि उस व्यक्ति की आय कितनी है और वो किस तरीके से खर्च करता है, उनका उसका स्तर क्या है। कहीं सामाजिक और सूचकों और जोखिम के संवेदनशीलता के सूचकों को, तो कहीं सामाजिक राजनीतिक प्रतिक्रियाओं तक पहुंच या उनमें भागीदारी पर अपना विचार करना होगा। ठीक है। तो कह रहे हैं कि सामाजिक जीवन स्तर, कहीं राजनैतिक जीवन स्तर, इन सब के आधार पे हम लोग उसको क्या कहेंगे कि उस व्यक्ति का जीवन स्तर जैसा होगा उसको गरीबी और अमीरी में डिफाइन करेंगे हम लोग। ठीक है। फिर अनुराधा और सुधा की कहानी है कि दो बच्चियां हैं कि दोनों एक साथ जन्म लेती हैं। एक अमीर के घर जन्म लेती है, गरीब के घर जन्म लेती है। एक गरीब के घर जैसे ही जन्म लेती है उसकी माँ एक मैले कुचैले कपड़े में फाड़ करके उसको बांध देती है। और अमीर के घर जो बच्ची पैदा होती है, एक संपन्न परिवार में जो लड़की पैदा होती है, उसको जो है उसकी माँ हॉस्पिटल में होती है, बहुत सारे लोग उत्सव मनाते हैं। और उसकी माँ जो गरीब के घर होती है, उसकी माँ उसको एक पेड़ से बांध के झूला झूला बना करके उसको छोड़ देती है और फिर काम के लिए अपनी तैयारी करती है। ठीक है। तो वो तुलना की गई है कि निर्धन कौन है। अब अगर ये पता किया जाए कि अपने भारत में निर्धन कौन है, कि कौन लोग निर्धनता के अंतर्गत आते हैं, कि जो लोग गरीब हैं, तो रेवड़ी वाले, गली में काम करने वाले, मोची हो गया, माली हो गया, फेरी वाला हो गया, भिखारी हो गया, ये आदि सभी क्या है, निर्धनता के अंतर्गत आते हैं। निर्धन लोग इनको कहा जाता है। शहरी क्षेत्र में ये अति जोखिम भरा जीवन जीने वाले लोग, जिनके घास फूस मिट्टी की दीवार होती है इनके घरों की, मतलब देखा आप लोगों ने देखा होगा ना, झुग्गी शहरों में झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग झुग्गी झोपड़ियों में क्या होते हैं, एक छोटा सा तिरपाल डाल लेते हैं और उसी में रहते हैं। ठीक है। निर्धन निर्धन क्या है, प्रायः भूमि की कमी, भूमि ही नहीं होती है, यानी कि भूमिहीन होते हैं। 2 बार का भोजन जिनको नहीं मिला वो भुखमरी के कगार पे आ जाते हैं। निर्धन बुनियादी साक्षरता तथा कौशल से भी वंचित रह जाते हैं। कह रहा है कि जो निर्धन होते हैं वो बुनियादी साक्षरता और कौशल से वंचित रह जाते हैं, जिससे उनके शोषण के वो शिकार हो जाते हैं। समाज में निर्धन वर्गों में कुपोषण बहुत हो जाता है और उनके जो स्तर है बहुत गंभीर स्तर पे वो पहुंच जाते हैं। अस्वस्थता, अपंगता और गंभीर बीमारियों से शारीरिक रूप से कमजोर बना देती हैं उन्हें। वे साहूकारों से उधार लेने को विवश हो जाते हैं तथा साहूकार उनसे ऊंची ब्याज की दर वसूल करता है। ठीक है। और उन्हें जीवन पर्यंत मतलब ऋण से मुक्ति नहीं मिलती है। ठीक है। अब ये कहना चाह रहे हैं कि जो गरीब होता है ना, उसको दो जून की अच्छी सी रोटी नहीं मिलती खाने को, वो 2 टाइम का भोजन ढंग से नहीं कर पाता है, उसके पास इतना व्यवस्था नहीं होती कि वो 2 टाइम का ढंग का भोजन कर पाए जिसमें संपूर्ण आहार हो। और जब संपूर्ण आहार उसको नहीं मिलेगा तो वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। जब वो अस्वस्थ होगा और अपंग होगा या गंभीर बीमार होगा तो शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएगा। तो शारीरिक रूप से कमजोर होने के बाद में उस बीमारी का इलाज करने के चक्कर में वो ऋण लेगा। और जब ऋण लेगा तो साहूकार क्या हो गया, साहूकार उससे क्या हो, ऊंची ऊंची दर लेंगे, ऊंची ब्याज की दरें लेंगे साहूकार उससे। तो उससे उसका जीवन क्या होगा, ऋण से मुक्त नहीं हो पाएगा। वो प्रायः लकड़ी और उपलों पर ही अपना भोजन बनाते हैं। तो जो गरीब होते हैं उनके पास क्या, उनके पास ज़्यादा मतलब संपन्नता नहीं होती है, सुख सुविधाएं नहीं होती हैं, लकड़ी पे ही, घास फूस पे ही अपना खाना बना लेते हैं। उनके बच्चों के स्वस्थ जन्म लेने और दीर्घ जीवन धारण करने की संभावनाएं क्षीण हो जाती हैं, संभावनाएं जो होती हैं वो क्षीण हो जाती हैं। जब माँ ही अच्छा पोषण नहीं पाएगी तो जो बच्चा जन्म लेगा वो कहाँ से दीर्घायु होगा, वो भी तो कुपोषण का शिकार ही होगा। तो इनके कहने का मतलब ये है। अब इन्होंने जो एक मानक रेखा बनाई है ना कि गरीबी रेखा के अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं, उसके अंतर्गत इन्होंने ये कहा है कि जैसे पूर्णतः निर्धन, बहुत निर्धन, निर्धन, इतने निर्धन नहीं, मध्य वर्ग, उच्च मध्य वर्ग, धनी, बहुत अमीर, बहुलखपति और बहुकरोड़पति। ठीक है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ और 1600
1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मूलभूत आधार यही था कि वो ये चाहती थी कि भारत को एक औपनिवेशिक सत्ता बना के रखी जाए, जहाँ से यहाँ से कच्चा माल लेके सब जाते थे और उधर से अपना माल बना करके ले आते थे और यहीं पे बेचते भी थे। ठीक है, तो दोनों तरह से शोषण शोषण करते थे। तो कहीं ना कहीं जो एक तरीके से अंग्रेजों की जो नीतियां थी ना, उन नीतियों के कारण भारत के बहुत सारे लोग निर्धन और बेरोजगार हुए। उसमें बहुत बड़ा रोल कहीं ना कहीं अंग्रेजों का रहा। ठीक है, 1947 के बाद योजना आयोग यानी कि नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, जो अभी तो नीति आयोग होगा, पहले योजना आयोग था। यही भारत की निर्धनता की समस्या का समाधान करना है। तो उसे निर्धनता के कारणों का उन्मूलन करने के लिए व्यवहारिक और धारणीय रणनीतियां बनानी होंगी तथा निर्धन तथा जन समुदाय को उनके दारुण से उबारने के लिए उपयुक्त योजनाएं बनानी होंगी। और गरीबों की जनसंख्या में लगभग 1/3 यानी कि 1/3 भाग बच्चे हैं। ठीक है, उसके बाद में निर्धनता क्या है, तो निर्धनता को शाहीन रफ़ी खान और डैनियल किल्लेन ने इसको डिफाइन किया है। इन्होंने उसकी कुछ परिभाषाएं दी है, अपने शब्दों में कुछ कहा है। गरीबी भूख है, बीमार होना और डॉक्टर से न दिखा पाने की विवत्सा गरीबी है। निर्धनता स्कूल में न जा पाने की और निरक्षर रह जाने का नाम है। गरीबी बेरोजगारी है। निर्धनता भविष्य के प्रति भय है। दिन में एक बार भोजन पाना है। निर्धनता अपने बच्चों को उस बीमारी से मरते हुए देखने को कहते हैं जो अस्वच्छ पानी पीने से होती है। निर्धनता शक्ति, प्रतिनिधित्वहीनता और स्वतंत्रता की हीनता का नाम है। निर्धनता का वर्गीकरण अगर किया जाए तो निर्धनता का वर्गीकरण सदा निर्धन प्लस सामान्य निर्धन, इन दोनों को मिला दिया जाए अगर, तो चिरकालीन निर्धन होता है। निरंतर निर्धन प्लस गैर निर्धन, इन दोनों को मिलाया जाए तो अल्पकालीन निर्धन होता है। जो लोग कभी निर्धन नहीं हुए उन्हें गैर निर्धन कहा जाता है। ठीक है, तो निर्धनता रेखा क्या है? निर्धनता रेखा एक ऐसी मानक रेखा है जिसको सरकार मतलब नीति आयोग मानती है, सरकार मानती है और उस डेटा को नीति आयोग जारी करती है कि न्यूनतम कैलोरी प्लस प्रति व्यक्ति की व्यय कितनी है, उसके आधार पे। तो इन्होंने न्यूनतम कैलोरी जो भारत की ग्रामीण क्षेत्रों की मानी है, वो कह रहे हैं कि 2400 किलो कैलोरी का अगर आपको एनर्जी मिल रहा है ना, आप कुछ भी खा रहे हो ऐसा कि जिससे 2400 किलो कैलोरी की एनर्जी आपको मिल रही है, तो आप एक निर्धनता रेखा के अंतर्गत नहीं आते हैं। और शहरी क्षेत्र में इन्होंने 2100 किलो कैलोरी माना है। और प्रति व्यक्ति व्यय कितना माना है? ग्रामीण क्षेत्रों में इन्होंने कहा कि 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह अगर आप कमा रहे हैं, व्यय कर रहे हैं, तो आप निर्धनता रेखा के अंतर्गत नहीं आते। और शहरी में अगर जो है 1000 रुपये आपका प्रति माह है, तो आप निर्धनता रेखा के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, तो मतलब एमपीसीई मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय विकास के जो एमपीसीई है ना, यही प्रति व्यक्ति जो उपभोग व्यय है ना, वो ये निर्धनता रेखा की जो किलो कैलोरी एनर्जी और प्रति व्यक्ति आय की जो बात हो रही है, ये एमपीसीई देता है। विकास के कर्मपथ की बाधाओं का निवारण जैसे निरक्षरता, अस्वस्थता, संसाधनहीनता, नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के अभाव में आदि से मुक्त करना है। ठीक है, तो विकास किसको कहा जाता है? कहते हैं विकास हुआ है, इनका विकास हुआ है। तो विकास का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति अगर पैदल चल रहा था तो अभी उसके पास साइकिल हो गया है, तो उसने कहीं ना कहीं अपना विकास किया है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के पास 2 व्हीलर था, साइकिल था, तो उसने 2 व्हीलर खरीदा, तो यानी कि उसने विकास किया। किसी व्यक्ति के पास 2 व्हीलर था, उसने 4 व्हीलर खरीदा, तो उसने विकास किया। मतलब सबके जीवन स्तर के हिसाब से उसका जीवन स्तर, जो भी जीवन स्तर था, उससे उसके जीवन स्तर में सुधार हुआ। उसके रहन सहन में, उसके खान पान में, उसके जीवन शैली में अगर सुधार हुआ तो कहते हैं उसका विकास हुआ है। अब 1973-74 से लेकर का अगर वो एक डेटा निकालें तो 320 मिलियन लोग आते थे गरीबी रेखा के अंतर्गत, और 55% भारत की आबादी थी जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आती थी। और 2011-12 में अगर देखा जाए तो 320 मिलियन से घट करके वो 270 मिलियन हो गया। ठीक है, यानी कि 22% आबादी अभी भी गरीबी रेखा के अंतर्गत आती है। 2012 का ये डेटा है। और 80% जो ग्रामीण है ना, जो ग्रामीण क्षेत्रों से लोग हैं वो गरीब ही हैं, वही निर्धनता रेखा के अंतर्गत आते हैं। निम्न पूंजी मतलब निर्धनता रेखा होती क्यों है या निर्धन कोई व्यक्ति होता क्यों है? निम्न पूंजी
संरचना का अभाव, मांग का अभाव, जनसंख्या का दबाव, सामाजिक कल्याण व्यवस्था का अभाव। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब ये है कि किसी के पास पूंजी ही नहीं होगा, वो शुरुआत क्या करेगा। उसके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है, मांग का अभाव, वो मांग भी नहीं सकता है किसी से। ठीक है, तो जैसे उसके पास पैसे का भी अभाव है, जनसंख्या का दबाव भी है। मान लीजिए कोई गरीब है तो उसके पास बच्चे भी ज़्यादा हैं तब भी है, या किसी देश में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है तभी तो गरीबी आएगी। ठीक है, और 1875 से लेकर 1900 तक 260 लाख मौतें केवल सूखे और अकाल से हुई। ये बात हो रही है 1875 से लेकर 1900 तक। ठीक है, 260 लाख मौतें केवल सूखे और अकाल के कारण हुई। 125 लाख हेक्टेयर कपास की भूमि 476 किलोग्राम पर हेक्टेयर पर होती है। ठीक है, 125 लाख हेक्टेयर जो भूमि होती है उस पर कपास की खेती 476 केजी प्रति हेक्टेयर पर होती है, जो भारत के तीसरे स्थान में है। ठीक है, भारत उस पर तीसरे स्थान पे है। फिर कह रहे हैं ये कि निर्धनता निवारण की के लिए जो नीतियां और कार्यक्रम है उसमें जैसे पहला पंचवर्षीय योजना बनाया गया। तो सभी पंचवर्षीय योजनाएं जो बनाई गई, उन सभी पंचवर्षीय योजनाओं का एक ही मतलब लक्ष्य था कि पंचवर्षीय योजनाएं जो भी बनी ना, उन सभी पंचवर्षीय योजनाओं के लगभग लगभग 4 लक्ष्य थे। शुरुआत में 4 लक्ष्य लिए गए। समृद्धि रखा गया, आधुनिकीकरण रखा गया, आत्मनिर्भरता रखा गया, समानता रखा गया। ठीक है, तो पहला पंचवर्षीय योजना जो चला 1951 से लेकर 1956 तक, दूसरा चला 1956 से 1961 तक, और तीसरा चला 1961 से लेकर 1966 तक। ठीक है, तो अगर इन सभी पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य अगर देखा जाए तो पहला था समृद्धि। समृद्धि का मतलब होता है कि अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना। ठीक है, उसको कहते हैं ये समृद्धि करना। ठीक है, आधुनिकीकरण मतलब कि नए उपकरण को प्रौद्योगिकीकरण करना, यानी कि नए नए उपकरणों का अपने अपने में शामिल करना, उसी को आधुनिकीकरण कहते हैं। मॉडर्न तरीके से जो मशीनें अभी बन रही हैं, अच्छी अच्छी मशीनें आ रही हैं, उनको अपने कार्य में शामिल करना, उसी को कहते हैं आधुनिकीकरण। और आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता का मतलब होता है जो चीज़ हम खुद पैदा कर सकते हैं ना, अपने पास जो भी संसाधन है उसके अंतर्गत जो भी चीज़ हम पैदा कर सकते हैं। जैसे हम लोग के पास ज़्यादा पैदावार नहीं थी, गेहूं और चावल का अभाव था, तो उस टाइम में हम लोग नहीं कर पाते थे, इतना अच्छा हम लोगों के पास संसाधन नहीं था। तो वो आत्मनिर्भरता का मतलब ये हो गया आयात से बचना, आयात से बचा जाए। जो चीज़ अपने वहाँ पैदा हो सकती है ना, उसका आयात मत करिए। ठीक है, समानता का मतलब होता है कि समानता का मतलब सबको अच्छा भोजन मिले, अच्छी शिक्षा मिले, सबको समान अवसर मिले। मतलब कोई भी चीज़ केवल धनी वर्ग तक ही सीमित न रह जाए, तो सबको, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबको एक समान निगाह से अवसर दिया जाए, सबको एक बराबर निगाह से देखा जाए। तो ये जो है एक बहुत अच्छी पहल थी निर्धनता निवारण की नीतियों के कार्यक्रम के अनुसार, जो जो अपना पंचवर्षीय योजनाएं चली। अब एक इसका निवारण जो है ना, निर्धनता निवारण के कार्यक्रम के अनुसार जो है, नीतियों के अनुसार, एक अपना चलता है ना स्वरोजगार योजना, मनरेगा चलता है ना। अगस्त 2005 संसद विधेयक मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना जो है, ये पारित हुई संसद में। और प्रत्येक वर्ष इसका प्राविधान क्या है कि प्रत्येक वर्ष लगभग 100 दिनों तक अकुशल शारीरिक श्रम कार्य उपलब्ध कराने की गारंटी, यानी कि जो व्यक्ति कुशल नहीं है उसको भी शारीरिक श्रम से कार्य करने की मतलब 100 दिन, एक वर्ष में 100 डेज उसको जो है काम करने का मौका मिलेगा। और 2018-19 में उसको गारंटी दिया गया है कि आपको 100 दिन का काम मिलेगा। ठीक है, 2018-19 में लगभग 5 करोड़ परिवारों को इस अधिनियम के अंतर्गत रोजगार दिए गए। ठीक है, 2018-19 में 5 करोड़ परिवारों को इस अधिनियम के अंतर्गत रोजगार दिए गए। जैसे हम लोगों ने कोविड-19 दरमियान में भी ये देखा था कि जो अपना मनरेगा था ना, उसके अंतर्गत प्रधान जी लोग जो शहर से जो लोग आ रहे थे ना, इतनी ज़्यादा जनसंख्या शहर से वापस पलायन कर रही थी अपने गांव की तरफ, तो उनके पास रहने और खाने की व्यवस्था नहीं थी, या उनके पास कोई रोजगार नहीं था। तो उस टाइम सरकार ने अपना दिमाग लगाया कि अपने पास जो मनरेगा है ना, उस मनरेगा को भरपूर यूज में ले जाते हैं। अब अपने वहाँ जो सड़कें हैं या बावड़ियाँ हैं या पोखरे हैं, उनका जीर्णोद्धार कराया जाए।
सुंदरीकरण कराया जाए, तो लोगों को वहाँ काम दिया जाए। वहाँ पे जब काम दिया जाएगा तो लोग शहर की तरफ पहली बात भागेंगे भी नहीं। दूसरी बात, ग्रामीण के जो लोग होंगे ना, उनकी गरीबी को मिटाने का थोड़ा सा मौका मिल जाएगा। अब 2014 प्रधानमंत्री जनधन योजना चला, जिसके अंतर्गत जो है आपको जनधन खाता बनाया गया, खुलवाया गया, और उसके बाद जो लोग काम करते थे उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आने लगे। बीच में जो मीडिएटर थे ना, कभी कभी मीडिएटर भी जो लोग पढ़े नहीं होते ना, उनका शोषण करते हैं। तो उसके बीच उसको क्या किया गया कि ऐसा किया जाए कि मीडिएटर को बीच से काट दिया जाए, जिसका जो पैसा उसके अकाउंट में डायरेक्ट पहुंचे। इसलिए 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना चलाया गया। 1 से 2 लाख रुपए का इस पे एक्सीडेंटल बीमा भी था। निर्धनता निवारण कार्यक्रम की बात करें तो निर्धनता निवारण कार्यक्रम जो है ना, निर्धनता का वास्तविक अंत तो तभी होगा जब निर्धन भी अपनी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से आर्थिक समृद्धि में योगदान दे सकता है। ठीक है, जब आप आर्थिक समृद्धि में अपना योगदान खुद देंगे ना, तो तब जाकर के कहीं निर्धनता निवारण हो सकता है। ठीक है, और जैसे तुलनात्मक अध्ययन किया जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे 80% जनसंख्या अपनी बहुत ही मतलब गरीबी रेखा के अंतर्गत आती है। तो अपने ग्रामीण क्षेत्रों की अगर गरीबी को हटाने की बात की जाए तो उसके अंतर्गत हम लोग कर क्या सकते हैं, तो उसके अंतर्गत उसको निवारण के लिए अगर देखा जाए एक तरीके से, तो जैसे अपने ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें हो गई, सड़कों का विकास किया जाए, बिजली लाया जाए, पानी की अच्छी व्यवस्था किया जाए। कि जब पानी की अच्छी व्यवस्था होगी तो लोग बीमार नहीं होंगे, जब बीमार नहीं होंगे तो उनका ज़्यादा पैसा स्वास्थ्य पे नहीं खर्च होगा। ठीक है, मान लीजिए सड़क बन गई, सड़क का विकास हो गया, तो सड़क का जब आवागमन अच्छा हो जाएगा तो वहाँ पे सप्लाई चेन बाधा जो होती है ना, वो खत्म हो जाएगी। जैसे अभी कोई बाहर का आदमी आकर के अपने वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों से आके माल ले जाता है सपोज। अब अगर सड़क बहुत ही गड़बड़ है तो वो कहेगा भैया आपके वहाँ नहीं आएंगे, आपके वहाँ आने पे मतलब मेरी गाड़ी पंचर हो जाती है, मैं जितना कमाता नहीं उससे ज़्यादा मेरा नुकसान हो जाता है, इतना गड़बड़ रोड है, मैं आ नहीं सकता हूँ वहाँ पे। तो एक तरीके से सप्लाई चेन बाधा होती है वहाँ पे, तो चीज़ें ग्रामीण स्तर में ही रह जाती हैं। और जब सड़क का विकास होता है तो लोग सप्लाई चेन बाधा वो खत्म हो जाती है, खुद व्यक्ति जा करके 10 मिनट में गया, शहर में गया और अपने बाजार शहर के मार्केट में अपना सामान बेच के आ गया। ठीक है, तो अब बिजली है, बिजली अगर हो गया, बिजली की व्यवस्था हो गई, तो सपोज सरकार सब्सिडी देती है या योजनाएं देती है। अभी बीच में रेवड़ी पटरी वाले लोगों के लिए पैसा दिया जा रहा था। तो अगर अगर मान लीजिए सरकार सब्सिडी देती है, तो कोई व्यक्ति अगर मतलब बिजली से कोई कारखाना डालना चाहता है, लूम डालना चाहता है, या कुछ छोटे मोटे घरेलू काम करना चाहता है, कुटीर उद्योग करना चाहता है, तो उसको उसको उसके अंतर्गत फायदा मिल जाएगा। ठीक है, और जैसे एक शब्द आता है अपने कृषि क्षेत्र में, कहते हैं कि प्रछन्न बेरोजगारी। तो ये शब्द बहुत ही मतलब यूज में आता है कि प्रछन्न बेरोजगारी क्या है। तो प्रछन्न बेरोजगारी एक तरीके से जो लोग, जैसे कोई काम 3 लोग कर सकते हैं, 3 लोग उस काम को अगर करें तो कर सकते हैं, लेकिन अब 3 लोग उस काम को न करके उस काम को करने में लगभग 9 लोग लगे हुए हैं, तो उसी को प्रछन्न बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, तो और सरकार क्या चाहती है कि इसका उन्मूलन करने के लिए कि लोगों को स्किल्ड पर्सन बनाया जाए, यानी कि उनको कौशल विकास किया जाए, उनके अंदर के व्यक्तित्व का विकास किया जाए। ठीक है, जब व्यक्ति स्किल्ड होगा ना तो उसके जीवन स्तर में सुधार होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, गरीबी का उन्मूलन कर सकते हैं। अगर शिक्षित होंगे, लोग पढ़े लिखे होंगे, तो उनके पास अवसर ज़्यादा होंगे, संभावनाएं ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देश की गरीबी को उन्मूलन में ला सकते हैं। ठीक है।